यस बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड हमने कल जो चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 2 का हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में फिर मैंने होमवर्क दिया था आपको, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 और 11। तो इसका मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 11 हम पहले देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस फटाफट इसके अंदर क्या दिया है इन क्वेश्चंस के अंदर, ताकि हमारा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? एन एंटिटी परचेज अ प्रॉपर्टी 15 years ago। एंटिटी ने क्या किया था? एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी 15 years ago, 15 years पहले, एट अ कॉस्ट ऑफ $1 लाख। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? $1 लाख। तो सबसे पहली चीज तो कॉस्ट प्राइस दे दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना है? $1 लाख। और कब परचेज करा था आपने? परचेज्ड 15 year ago। आगे बोला हमें हैव बीन डेप्रिशिएटिंग एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम। तो उस पर डेप्रिशिएशन लगता है कितना? 2% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। हर साल हम डेप्रिशिएशन जो लगाते हैं वो कौन से मेथड से लगाते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड से, SLM मेथड से। द एंटिटी हैव हैड द प्रॉपर्टी प्रोफेशनली रीवैल्यूड टू $5 लाख। और जब एंटिटी ने उसका रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूड प्राइस उसका आ रहा है बेटा कितना? रिवैल्यूड प्राइस $5 लाख। आगे उन्होंने पूछा व्हाट इज द रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। आपसे पूछा तो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कितना अमाउंट हमारा आएगा। तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट हमें बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेटा? कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की डेट का हमारा कैरिंग अमाउंट क्या कितना है? और वो कैरिंग अमाउंट कैसे निकाला जाएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है एसेट का कितना है? 1 लाख। 1 लाख का आपने एसेट परचेज करा था, तो ये सर 1 लाख। और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है कितना? 2% पर एनम। और अभी तक कितने ईयर्स हो चुके हैं? 15 ईयर्स। तो 1 लाख इंटू 2%, 2000 इंटू 15 ईयर्स, वो कितना हो जाएगा बेटा? 30,000। माइनस करा तो आपका कितना फिगर आ गया? 70,000। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? 70,000 हमारा क्या आ गया? कैरिंग अमाउंट आ गया ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और हमें नया वैल्यू अमाउंट दे रखा है रिवैल्यूड प्राइस। वो कितना दे रखा है? 5 लाख। तो हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा 4,30,000। हमारा रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा बेटा कितना? 4,30,000। और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें देखिए अब हमें क्या बोला है? एन एंटिटी ऑन्स टू बिल्डिंग्स। एंटिटी के पास में दो बिल्डिंग्स हैं, ए और बी। तो टू बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, which are currently recorded in the books at the carrying amount of 1,70,000 and 3,30,000 respectively। उनकी हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, उसका केयरिंग अमाउंट दे रखा है हमें 1,70,000 और 3,30,000। बोथ बिल्डिंग्स हैव रिसेंटली बीन वैल्यूड एज फॉलोज। दोनों बिल्डिंग्स की वैल्यू निकाला तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? करंट वैल्यू जो आ रही है 4 लाख और $2,50,000। आगे बोला हमें द एंटिटी currently had a balance on the revaluation surplus of $50,000 which arose when building A was revalued several years ago। मतलब कि आपके पास में रिवोल्यूशन सरप्लस रखा हुआ है किससे रिलेटेड? बिल्डिंग ए से रिलेटेड
50,000 का। बिल्डिंग ए से रिलेटेड आपका रिवोल्यूशन सरप्लस में अमाउंट रखा हुआ है 50,000 का। और क्या बोला, विच अरोज व्हेन बिल्डिंग ए वाज रिवैल्यूड सेवरल इयर्स अगो, बिल्डिंग बी हैड नॉट प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड। जो बिल्डिंग बी है, जस्ट अ मिनट, यस बेटा, तो हमें बिल्डिंग का करंट वैल्यू दे रखा है 4 लाख और 2,50,000। उसके अलावा हमें बोला तो कि बिल्डिंग ए से रिलेटेड हमने रिवोल्यूशन सरप्लस बना रखा है 50,000 का, और बिल्डिंग बी का हमने अभी तक कोई रिवैल्यूशन नहीं किया है। तो बिल्डिंग बी का रिवोल्यूशन सरप्लस वगैरह वो कुछ भी, नो इंफॉर्मेशन गिवन, नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले हमने रिवोल्यूशन नहीं किया। आगे बोला हमें व्हाट डबल एंट्री विल नीड टू बी मेड टू रिकॉर्ड द रिवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग ए एंड बी। बिल्डिंग ए और बी का हमें रिवोल्यूशन का निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करें, बिल्डिंग ए का केयरिंग अमाउंट हमें दे रखा था बेटा कितना, 1,70,000, और उसकी करंट वैल्यू आ रही है कितनी, 4 लाख। तो हमें क्या हो जाएगा, 2,30,000 का रिवोल्यूशन गेन हो जाएगा क्या यहाँ पर, 2,30,000 का हमें क्या हो गया, रिवैल्यूशन गेन। इसकी बात करें, हमारी सिर्फ बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू रखी थी 3,30,000 और नई वैल्यू कितनी रह गई 2,50,000। तो हमें क्या हो रहा है, 80,000 का लॉस हो रहा है सर। और लॉस हो रहा है तो लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। सर क्यों, क्योंकि पहले का रिवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पहले का रिवोल्यूशन रखा होता, मैंने बताया था अगर पहले का रिवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम सबसे पहले उसमें से एडजस्ट करते हैं। बट बिल्डिंग बी से रिलेटेड हमें कोई रिवोल्यूशन पहले का बता ही नहीं रखा है। यहाँ तक की बात भी हो गई। तो सर बिल्डिंग ए में तो क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और बिल्डिंग बी के अंदर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेट एसेट्स पर चेंज जो आएगा हमारा, फाइनली net assets will increase। वो कितने से इंक्रीज होगा, 230 माइनस 80,000, वो कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो हमारी एंट्री पूछा उन्होंने, तो एंट्री बनानी है तो हमें बेटा सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है, नॉन करंट एसेट्स को बढ़ाना है। तो डेबिट नॉन करंट एसेट्स अकाउंट, और नॉन करंट एसेट्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 1,50,000, 230 माइनस 80, 1,50,000। क्रेडिट P&L से हमने चार्ज करा, कितना लॉस हुआ है हमें, तो P&L से चार्ज करेंगे कितना बेटा, 80,000 का। तो क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ P&L 80,000, सर और डेबिट। सॉरी डेबिट, सॉरी, लॉस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L 80,000, और क्रेडिट में आ जाएगा रिवैल्यूशन सरप्लस 2,30,000। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ भाई, हमारा क्या हो रहा है बेटा, एसेट्स की वैल्यू में बिल्डिंग ए की वैल्यू तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस पर तो हमें गेन हो रहा है, और बिल्डिंग बी में लॉस हो रहा है। तो दोनों का अल्टीमेटली अगर हम फाइनल इम्पैक्ट निकालें, तो फाइनल इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका, 150 से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट नॉन करंट एसेट्स अकाउंट। P&L में हमारा लॉस हो रहा है तो वो डेबिट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L 80,000, और क्रेडिट रिवोल्यूशन सरप्लस 2,30,000। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। देन इसी के बाद में तो सेकंड पॉइंट का आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम चलें, इसमें क्या बोला है बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2010 स्लो एंड स्टडी कंपनी हैड नॉन करंट एसेट्स, उनके पास में नॉन करंट एसेट्स है दैट कॉस्ट $3,12,000। इसकी कॉस्ट थी बेटा कितने, $3,12,000, एंड हैड accumulated depreciation of 66,000 एट दिस डेट। और 1 अप्रैल को उससे रिलेटेड accumulated depreciation दे रखा था 66,000 का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 स्लो एंड स्टडी कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर के एंड में उन्होंने क्या कर दिया, उस एसेट्स को डिस्पोज कर दिया।
which had originally cost $28,000. उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? $28,000 और उस पर केयरिंग अमाउंट था कितना? 11,200. आगे बोला हमें स्लो एंड स्टडी कंपनी पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 40% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस. स्लो एंड स्टडी कंपनी क्या करती है? डेप्रिसिएशन चार्ज करती है कौन से मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. और कितना परसेंट? 40%. विद नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. और जिस ईयर में आप डिस्पोजल करते हैं मतलब बेचते हैं उस ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते. आपसे पूछा व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 में. तो कि हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेप्रिसिएशन का चार्ज कितना शो करें वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है. स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा तो वो चीज हमें बतानी है बेटा. तो उसको बताने के लिए क्या करना होगा? वही हमें केयरिंग अमाउंट निकालना होगा. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज हमें एसेट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 3,12,000 तो वो हमने मेंशन किया. देन आफ्टर इसके बाद में हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना? 66,000 का दिया हुआ था सर ये. तो माइनस करा तो केयरिंग अमाउंट आ रहा है कितना? 2,46,000. उसका केयरिंग अमाउंट आ रहा है टोटल एसेट्स का कितना? 2,46,000. और जो एसेट्स हमने सेल कर दी है उसको भी रिमूव कर देंगे. तो जो हम एसेट्स हमने सेल करी है वो कितनी थी? 11,200 की. वो माइनस किया तो बचा कितना एसेट्स हमारा? 2,34,800 का. और इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 40%. उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 40%. तो 2,34,800 का 40% तो कितना हो जाएगा? 93,920. यही हमारा आंसर हो जाएगा. डेप्रिसिएशन का अमाउंट उन्होंने पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा 93,920. सर उस ईयर में तो डेप्रिसिएशन लगाने को ही नहीं बोला ना क्वेश्चन में. जो एसेट सेल करी है उस पर नहीं लगेगा बेटा. बाकी के एसेट पर तो लगेगा ना. मेरा एसेट तो मेरी टोटल 3,12,000 की थी. उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो बाकी एसेट बची उस पर तो लगाऊंगा ना मैं. उसमें से हटा दिया ना तो मैंने ये जो. 11,000 की जो सेल हुई है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, बाकी पे लगाना है ऐसा. हाँ ठीक उन्होंने है. पूछा P&L में डेप्रिसिएशन कितना आएगा. उन्होंने पूछा बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज टू द P&L में कितना. तो बाकी की रिमेनिंग एसेट्स पर तो लगाएंगे ना हम डेप्रिसिएशन. क्लियर पूर्वा? यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है. देन आफ्टर हम इसी के बाद में आते हैं नेक्स्ट पर. सी क्वेश्चन नंबर 4. इसके अंदर क्या बोला है हमें? अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट अ ऑफिस बिल्डिंग. उन्होंने डिसाइड किया था कि एक ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे टू बी ऑक्यूपाइड बाय हिज और हर ओन स्टाफ. जो उन्होंने अपने स्टाफ वगैरह के लिए बनाई है. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट. टेंजिबल एसेट्स को हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं. विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड. उन्होंने पूछा कौन से इंक्लूड नहीं किए जाएंगे? कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग. तो क्या ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी? फर्स्ट पॉइंट बोला इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक लोन टेकन आउट टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ऑफिस. आपने न्यू ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया था. उसी पर्पस के लिए लोन लिया था. उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो वो जो इंटरेस्ट है वो तो क्या होगा? इंक्लूड किया करेंगे नहीं करेंगे बेटा? उसमें होगा सर. ये तो डायरेक्ट बिल्डिंग लेबर कॉस्ट ये भी इंक्लूड होता है सर. थर्ड पॉइंट दिया प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जनरल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ये लेते हैं क्या बेटा? नो ये सर. नहीं लेगा था. नॉट इंक्लूड. फिर आगे बोला हमें हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन द ऑफिस बिल्डिंग साइट. मतलब कि आपने रेंट वगैरह पर लिया था प्लांट एंड मशीनरी. जो बिल्डिंग साइट है जो बिल्डिंग की लोकेशन है वहां पर काम करने के लिए मशीन वगैरह रेंट पर लेकर गए तो ऑब्वियसली वो उसी से रिलेटेड है तो वो बिल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. फिर दिया एडिशनल डिजाइन वर्क कॉज्ड बाय इनिशियल डिजाइन एरर्स. आपने गड़बड़ें कर दी थी, गलतियां कर दी थी, उसके कारण आपको क्या करना पड़ा? एडिशनल डिजाइन का वर्क. तो याद हो आपको तो मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें अगर एक्स्ट्रा अगर खर्चा होता है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा क्या बेटा? नॉट इंक्लूड. क्योंकि आपका एरर के कारण हुआ है ये खर्चा. एंड डिलीवरी कॉस्ट इन गेटिंग द रॉ मटेरियल इनटू द साइट. और रॉ मटेरियल को आपने साइट पर लाने तक का खर्चा जो किया है वो भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई. यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यस सर. यस सर. इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू. डेप्रिसिएशन लगाने का पर्पस क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया एलोकेट द कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑन सिस्टमैटिक बेसिस.
ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ, भाई जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद में उसको उसके लाइफ के अकॉर्डिंगली चार्ज करना। सेकंड इज राइट द एसेट्स डाउन टू इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स को उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तक लेकर के आना। एंड थर्ड पॉइंट, accumulate a fund for assets replacement, आपको assets के replacement के लिए funds वगैरह accumulate करना है। recognize that assets lost value over time, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, इसमें क्या बोला है? An entity use funds from its general borrowings to build a new production facility, entity क्या करती है? जनरल बोरोविंग्स वगैरह, लोन वगैरह लेती है अपने नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को कवर करने के लिए। डिटेल्स ऑफ द एंटिटी बोरोविंग्स आर शोन बिलो। उन्होंने दो तरह का लोन लिया था, तो याद हो तो मैंने पढ़ाया था बेटा वेटेड एवरेज मेथड। जब अगर आप एक से ज्यादा अगर लोन लेते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? वेटेड एवरेज रेट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है $10 million का आपने लिया था 6% लोन, एंड $6 million का लिया था आपने 8% लोन। द एंटिटी यूज $12 million ऑफ दिस फंड्स टू कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटी। उन्होंने क्या किया था? उसमें से $12 million का लोन यूज किया फैसिलिटी को वो कंस्ट्रक्शन कवर करने के लिए, विच वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर द एंटायर ईयर, और वो पूरे साल भर क्या रहा? अंडर कंस्ट्रक्शन रहा। आपसे पूछा हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो सबसे पहले तो हमें रेट निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे? 10 into 6% प्लस 6 million into 8% अपॉन टोटल लोन कितना है? 16 million into 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 into 6%, तो कितना बैठेगा बेटा? 10 million का 6%, 0.6 6 लाख। प्लस 6 into 8%, 0.48 divided by 16 into 100. So 0.6 plus 0.48 divided by 16 into 100. 6.75% ये आ रहा है बेटा, 6.75% पर एनम। और हमारा जो उन्होंने पूछा इंटरेस्ट कितना रहेगा कैपिटलाइज जो किया जाएगा, तो बेटा पूरे साल भर हमारा जो था वर्किंग अंडर कंस्ट्रक्शन चला था क्या, तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज होगा। फुल ईयर इंटरेस्ट will be capitalized because construction work not completed। तो इस पर हमारा लोन हमने कितने का ले रखा था बेटा? $12 million का, तो $12 million इंटू 6.75%, ट्वेल्व इंटू 8 लाख 10 हजार। 8,10,000, 8,10,000। आगे समझो बेटा, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसी के बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें क्या बोला है? A manufacturing entity is entitled to a grant of $3 million for creating 50 jobs। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? ग्रांट मिली है कितने की? $3 million की, फॉर क्रिएटिंग 50 जॉब्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 years। ग्रांट का अमाउंट कितना है? $3 million for creating 50 jobs and maintaining them for 3 years। $1.5 million is received when the jobs are created। और स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हमें ग्रांट रिसीव हो गई कितनी? 1.5 million, and the remaining 1.5 million is receivable after 3 years। और remaining 1.5 million वो रिसीव होगी कब? आफ्टर 3 years। आगे क्या कहा हमें?
provided that the 50 jobs are still in existence, the entity creates 50 jobs at the beginning of the year when उन्होंने फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में क्या कर दिया, 50 जॉब्स क्रिएशन कर दिया, एंड देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी मेंटेन, और उनको लगता है तो कि ये लेवल जो है वो मेंटेन कर लेंगे, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द डेफर्ड इनकम बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? तो बेटा सिंपल से पॉइंट है, आपके पास में ग्रांट रिसीव कितनी हुई थी फर्स्ट ईयर में, इन फर्स्ट ईयर $1.5 मिलियन, और जो हमारी करंट ईयर की ग्रांट हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन बुक्स इन फर्स्ट ईयर की बुक्स में जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कितना करेंगे, 3 मिलियन इंटू 1/3, तो वो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन। सर ये हमेशा ऐसे इवनली होएगा? हाँ बेटा, भाई आपको यहाँ पर 3 मिलियन जो अमाउंट मिला है वो कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो रेवेन्यू ग्रांट है तो अपन ने पढ़ा था ना उसको, हम उसको ईयर्स में डिवाइड करके उस अकॉर्डिंगली पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। वो तो कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं तो सारे इयर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ जी बिल्कुल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, तो 1 मिलियन, तो आपके डेफर्ड इनकम कितना हो जाएगा फिर आपका, $0.5 मिलियन। आगे पॉइंट समझ में उठा? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मिलियन मतलब $5 लाख। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। इसी के बाद में फिर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखें, इसमें क्या बोला है। ऑन 1 जनवरी 2011 स्लीक कंपनी रिसीव्ड, एज कंपनी ने क्या किया, $2 मिलियन की received $2 million from the local government on the condition that they will employ at least 100 staff each year for the next 4 years. तो उनको ग्रांट रिसीव हुई है कितनी बेटा, $2 मिलियन की, that employ at least 100 staff each year for the next 4 years। तो क्या कम से कम क्या करने होंगे, 100 स्टाफ मेंबर्स को रिक्रूट करना होगा। On this date, it was virtually certain that as company would meet this requirement। स्टार्टिंग में हमें लगा, however on 1 January 2012 due to economic downturn, लेकिन एक साल बाद में हमारा बिजनेस का सारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, एंड रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, और कंज्यूमर्स की डिमांड वगैरह भी कम हो गई। एज कंपनी नो लॉन्गर नीडेड टू एम्प्लॉय 100 स्टाफ, तब हमें 100 स्टाफ की जरूरत ही नहीं है। द कंडीशंस ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड फुल रीपेमेंट, और ग्रांट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर वापस से जो भी हमने पैसे लिया था वापस से रीपे करना होगा। तो आपसे पूछा उन्होंने, व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा जब आपको ग्रांट रिसीव हुई होगी, व्हेन जो ग्रांट आपको रिसीव हुई होगी तो वो कितनी रिसीव हुई थी बेटा, टोटल $2 मिलियन, और आपने उसमें से रिकॉग्नाइज, या हम बोल रहे रिकॉर्ड इन बुक्स, वो कितनी करी होगी, 2 मिलियन इंटू 1/4, तो 0.5 मिलियन, या हम बोलते हैं उसको $5 लाख। ये आपने क्या किया होगा, $5 लाख तो बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा एज ए इनकम, और रिमेनिंग जो था 2 मिलियन माइनस 0.5 मिलियन, $1.5 मिलियन। रिमेनिंग जो 1.5 मिलियन था वो क्या किया होगा आपने, शोन एज डेफर्ड इनकम
तो वो हमने क्या करा होगा बेटे, डेफर्ड इनकम की फॉर्म में दिखाया होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रिवर्सल करना है, रीपेमेंट करना है वापस से। नाउ वी हैव टू रिवर्स this grant, so reverse entry will be made। तो हमें क्या करनी होगी, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री करनी है तो क्या करेंगे बेटा, ये जो $5 लाख का हमने जो इनकम शो कर रखा है उसको क्या कर देंगे, वापस से हटा देंगे। और ये जो डेफर्ड इनकम हमने दिखा रखी है बुक्स के अंदर $1.5 मिलियन की, मतलब 15 लाख की, वो भी हम क्या कर देंगे, बुक्स में से रिवर्स कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में रिड्यूस डेफर्ड इनकम बैलेंस, डेफर्ड इनकम बैलेंस को रिड्यूस कर दो, नहीं। सेकंड पॉइंट में रिड्यूस डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम को रिड्यूस कर दो 15 लाख से, एंड रिकॉग्नाइज अ लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ $5 लाख, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉस दिखा दो कितना, $5 लाख का। थर्ड पॉइंट रिड्यूस डेफर्ड इनकम, नहीं। रिड्यूस डेफर्ड इनकम बाय 20 लाख एंड रिकॉग्नाइज, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। रिड्यूस डेफर्ड इनकम बाय 15 लाख, डेफर्ड इनकम को हम रिड्यूस कर देंगे, भाई हमने डेफर्ड इनकम दिखा रखी थी कितनी, $1.5 मिलियन की, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे। और जो हमने $5 लाख का जो इनकम दिखा रखी है उसके अगेंस्ट में मैं क्या कर दूंगा, लॉस दिखा दूंगा, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। इसी का पॉइंट नंबर 9 देखिए बेटा, इसमें क्या बोला है, an entity purchased an investment property on 1st January 2013 for a cost of $3.5 million। तो 1st January 2013 कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना, $3.5 million। The property had an estimated useful life of 50 years, और उसकी लाइफ बता दी है कितनी है, 50 years with no residual value, मतलब स्क्रैप कितना है, 0। आगे बोला मैं, on 31st December 2015 had a fair value of $4.2 million। उसकी फेयर वैल्यू बच रही है कितनी, $4.2 million। आगे पूछा उन्होंने, on 1st January 2016 the property was sold for net proceeds of $4 million। प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया कितने पर, कब सेल करा, 1st January 2016 को। कितने पर सेल करा है, $4 मिलियन पर। आगे पूछा आपने से, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर द बोथ कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों में आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट मॉडल की, कॉस्ट मॉडल अगर हम फॉलो करेंगे तो बेटा हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू निकालनी होगी। भाई हमारा यहाँ पर असेट की वैल्यू दे रखी है 1st January 2013 की $3.5 मिलियन। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 1st January 2013 से लेकर, हमने ये कब किया था सेल उसको, 1st January 2016 को, तो 1st January 2016, तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल लाइफ कितनी दे रखी थी हमें, 50 इयर्स। तो 3.5 मिलियन अपॉन 50 इयर्स इंटू 13 14 3 इयर्स करना बेटा, 3.5 अपॉन 50 इंटू 3, कितना आ रहा है बेटा, 3.5 अपॉन 50 इंटू 3, 0.21 माइनस करा 3.5 माइनस 0.21, तो ये आ जाएगा आपका 3.29 मिलियन। कैरिंग अमाउंट ऑन 1st January 2016,
केयरिंग अमाउंट आ गया हमारा कितना, $3.29 मिलियन फर्स्ट ईयर 2016 को, और हमने सेल करा कितने पे बेटा, $4 मिलियन पे। तो लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस $4 मिलियन, तो -4, ये कितना आ गया आपका, $0.71 मिलियन। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल पर प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, $0.71 मिलियन का प्रॉफिट आ गया है हमारा। ये चीज कब फॉलो हो रही है बेटा, जब अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। सर अगर हम इसी के अंदर अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो, इफ फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो, तो फिर क्या होगा सर हमारा, क्या असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या बेटा, देन नो सर। नहीं लगेगा। तो नो डेप्रिसिएशन चार्ज, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे। तो उसकी बेटा फेयर वैल्यू दे रखी थी कितनी, $4.2 मिलियन। और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको कितना, $4 मिलियन। तो $0.2 मिलियन का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। लॉस ऑन डिस्पोजल। और इसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। आगे बात समझ में आता बेटा। यस सर। तो कॉस्ट मॉडल में तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 0.71, और उसमें आ रहा है लॉस 0.2, तो आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें क्या बोला है हमें, an investment property with a useful life of 10 years was purchased by Akon on 1st June 2019 for $2 lakh। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, परचेज करी $2 लाख में, लाइफ है प्रॉपर्टी की 10 years, और by 31st December 2019 the fair value of the property had risen to $3 lakh। उसकी फेयर वैल्यू हो गई बेटा कितनी, $3 lakh। Account measure its investment property under the fair value model। हम क्या करते हैं, अगर एसेट्स को फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो। तो अब आपसे पूछा उन्होंने क्या बेटा, व्हाट वैल्यूज वुड गो थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर कितना अमाउंट जाए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख, पहले कितनी थी उसकी वैल्यू, 2 लाख। तो यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा नहीं, नो डेप्रिसिएशन चार्ज। इन फेयर वैल्यू मॉडल, सो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। और वो कैसे निकलेगा बेटा, एसेट्स की फेयर वैल्यू दे रखी है 3 लाख, और पुरानी वैल्यू थी कितनी, 2 लाख। तो 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। ये हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। आपसे पूछा उन्होंने गेन कितना रहेगा, तो गेन कितना आ जाएगा हमारा, $1 लाख। और सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर
10। फिर आगे चले इसी के बाद में इसका पॉइंट नंबर 11 और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। With regards to the borrowing cost relating to the specific borrowings used for construction of a qualifying assets, match the descriptions to the correct accounting treatment in the table below. फर्स्ट पॉइंट बोला बेटा उन्होंने, आपको यहाँ पर ये बताना है मतलब कि इंटरेस्ट से रिलेटेड, बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड, IAS 23 से रिलेटेड बताया है, तो भाई इसको किस में लिया जाए, इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड करें, इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर दिखाएं या फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखाना है वो चीज। फर्स्ट पॉइंट बोला इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस बोरोविंग्स, जो हमने लोन वगैरह में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ था उस पर इंटरेस्ट अर्न किया बिफोर द कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होने से पहले वाला है, कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होने से पहले वाला है, तो फिर वो तो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर, और जब कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होने के बाद का होता है तो फिर वो कैपिटलाइज हो जाता है, उसमें से माइनस करते हैं। सेकंड पॉइंट बोला इंटरेस्ट इनकर्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड हैज एंडेड, कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होने के बाद में अगर इंटरेस्ट लगा है तो वो क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीरियड में। थर्ड पॉइंट बोला है इंटरेस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान अगर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सरप्लस बोरिंग्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो वही कैपिटलाइज में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर आपकी 11 हो गई, जिसके अंदर 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस का पॉइंट मैंने कंप्लीट करा दिया है। मंडे वाले लेक्चर में मैं इसमें जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 में और 3 की वो मैं मंडे को करा दूंगा, जिसमें टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 और 10 मंडे को हम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, चलिए आज का यहाँ तक का आप कंप्लीट करें, बाकी का हम ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।